गीत को युग की सांप ढूंढने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जब वह शॉप पर पहुंचती है तो वहाँ युग नहीं होता है। युग, माहेश्वरी जी कब तक आएंगे? गीत ने सवाल किया। सर को जब टाइम मिलेगा वह जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या लेना है? कर्मचारियों ने जवाब दिया। मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी और ये लिफाफा आप अपने सर को दे देना। लिफाफा देते हुए गीत ने कहा। लिफाफा? कर्मचारियों ने गीत को हैरानी से देखा। आप दे देना, वह समझ जाएंगे। उनसे कहना गीतिका वर्मा आई थी। आप एक बार उनसे कॉल करके कंफर्म कर लीजिए, वह मुझे जानते हैं अच्छे से। डरते हुए गीत ने कहा। गीत की बात सुनकर कर्मचारियों ने एक को फ़ोन लगाया और उनका फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। सर का नंबर नहीं लग रहा है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। और डोंट वरी, मैं इसे खोल कर नहीं देखूंगा। कर्मचारी ने वह लिफाफा रख लिया। उधर अस्पताल में मीत के पास समर्थ का फोन आता है। क्या कर रही थी डॉक्टर साहिबा? शरारती अंदाज में समर्थ ने कहा। कुछ नहीं, बोर हो रही थी। पिछले 1 घंटे से बेकार बैठी हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। नाखून चबाते हुए मीत ने जवाब दिया। लो, बोर क्यों हो रही थी? कुछ मूवी वगैरह देख लो। कब तक लोगों के खाने की दुश्मन बनी रहोगी? कुछ अपनी जिंदगी में भी तड़का लगाओ। कुछ मूवीज देखो। समर्थ हंस दिया। मूवी देखते हुए बहुत टाइम गुजर गया है। मुझे अब उतनी अच्छी नहीं लगती। अभी कोई सजेक्ट कर दो जो आपको अच्छी लगती हो, देख लूंगी। मीत ने यूं कह दिया। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपने मित्र की इतनी मदद नहीं कर सकता? हाँ, आप देखो। काश आप हमारे होते हैं या मुझसे दोस्ती करोगे। दोनों ही मूवीज बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत पसंद हैं। आपको भी बहुत पसंद आएंगी मित्र। समर्थ ने सुझाव दिया। अब आपने सुझाव दिया है तो अच्छी होगी। चलिए फिर मैं देखकर बताती हूँ कि कैसी है आपकी पसंद। मीत हंस पड़ी। मेरी पसंद तो मोहतरमा बहुत अच्छी है। जब आप देखेंगे तारीफ करेंगे। कहते हुए समर्थ की आंखों में गीत का चेहरा घूम गया। ठीक है, फिर बताते हैं आपकी पसंद कैसी है। कहते हुए मीत ने फ़ोन रख दिया और मूवी देखने लगी। मूवी देखते देखते 1 डेढ़ घंटा कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके केबिन में आकर नंदिता खड़ी हो गई। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? दूसरों की जिंदगी का स्वाद छीनने वाली लड़की अपनी जिंदगी में तड़का लगा रही है। यहाँ बैठकर मूवी देखी जा रही है। नंदिता ने आते ही कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो जानती हो मैं ज़्यादा मूवी वगैरह नहीं देखती। मैं तो बोर हो रही थी इसलिए देखने लगी। समर्थ बता रहे थे कि मूवी काफ़ी अच्छी है। मीत के मुंह से निकल गया। समर्थ? हाँ हाँ हाँ। तो अब उनके सजेशन पर मूवी देखी जा रही है? मेरे कहने पर तू एक सॉन्ग नहीं देखती है और उसके कहने पर पूरी मूवी देख ली है। चल क्या रहा है जरा बताना। नंदिता मीत के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। मीत ने मुंह बनाया और लैपटॉप बंद कर दिया। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो चलाओ ना। दिक्कत क्या है? लड़का अच्छा है, बातचीत में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, और क्या चाहिए? नंदिता ने मीत के कंधे को अपने कंधे से धक्का देते हुए कहा। नंदू, मेरा दिमाग खराब मत कर। सुबह गीत ने दिमाग खराब कर दिया, तुम शुरू मत हो जाओ। मीत जल्ला उठी। अच्छा, मैं यह नहीं कह रही तुम्हारी तरफ से कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर सिंह की तरफ से कुछ है। वह पक्का तुम्हें पसंद करते हैं। नंदिता तपाक से बोली। बिल्कुल भी नहीं। मीत हड़बड़ा गई। अरे कैसे बिल्कुल नहीं? मूवी देख लो, कौन सी सजेक्ट की है। काश आप हमारे होते, मुझसे दोस्ती करोगी। अरे पागल, समझ ये इशारे हैं, डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसलिए इनडायरेक्ट तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ मूवी के टाइटल नहीं, तेरे लिए सवाल है। नंदिता अपनी धुन में बोली। नंदू, मैं और मिस्टर सिंह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बेफजूल की बातें करके हम दोनों की दोस्ती मत खराब कर। मीत उठकर जाने लगी। मीत, मेरी बात सुन। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। सीरियस होकर सोच, कोई लड़का तुझे यही मूवी क्यों बताएगा? समर्थ बुरा लड़का नहीं है। बेचारा शर्माता है, तुझसे डरता भी है, इसलिए फिल्मों के जरिए अपनी कहानी कहना चाहता है। एक बार ठंडे दिमाग से सारी बातों के बारे में सोच, तुझे खुद पता चल जाएगा कि वह तुझे कितना प्यार करता है या नहीं। नंदिता की बातें सुन मीत कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि नंदिता जो कह रही है वह सिर्फ उसके दिमाग का फितूर है या उसमें कुछ सच है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं फालतू बातों में अपना दिमाग लगाना नहीं चाहती, मीत ने बहुत धीरे से कहा। लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं नंदिता की बातों में उलझ कर रह गया। उधर समर्थ ऑफिस से घर आ रहा था। सड़क पर बेहद जाम लगा हुआ था। इतने उसके पास युग का फोन आता है। अरे यार, बाद में बात करता हूँ, जाम में फंसा हुआ हूँ। कंधे और कान के बीच फोन दबाकर समर्थ ने कहा। अबे तू जाम में फंसा हुआ है, हम जिंदगी में फंस गए अपनी। युग की आवाज में आँख खुलता थी। क्यों, क्या हुआ? शादी तय हो गई क्या तेरी? समर्थ ने हंसते हुए कहा। अबे काली जुबान, कभी तो ढंग का बोल लिया कर। कनिका भाभी की सहेली नहीं थी, उसे मैंने सॉरी के लिए चॉकलेट क्या भेजी, कनिका भाभी ने पता नहीं इसका क्या मतलब निकाल दिया और मेरे घर आकर उस लड़की के साथ रिश्ते की बात कर दी। युग एक साथ में कहता चला गया। क्या बात कर रहा है तू? वह लड़की जिसका तूने हाथ तोड़ दिया था? समर्थ हंसा। अब हंस मत। कनिका भाभी हनीमून पर जाते जाते मम्मी पापा से बात करके गई हैं। उस लड़की की लंबी चौड़ी तारीफ करके गई हैं। उनकी सहेली बहुत अच्छी है, युग के लिए परफेक्ट रहेगी। और जब से मम्मी पापा ने सुना है वह तो पागल हो गए हैं। युग ने गहरी सांस ली। अबे चिल कर, मना कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? समर्थ ने हल्के भाव में कहा। दिक्कत क्यों नहीं है, भाभी की सहेली है वह, दिखने में भी बुरी नहीं है, मैं कैसे मना कर दूं? और मुझे तेरी तरह कोई लड़की भी नहीं पसंद है जिस बेस पर मैं मना कर दूं। युग झल्लाया। तो शादी कर ले, दिक्कत क्या है? समर्थ हंसा। कनिका भाभी कह रही थी कि वापस आते ही वह उस लड़की के मम्मी पापा से बात करेंगी। क्या नाम बताया था उसका? मीत। मीतिका शर्मा। युग ने जैसे ही मीत का नाम लिया, उधर सड़क के दूसरी ओर समर्थ ने गीत को रिक्शे में बैठते हुए देख लिया। गीत को देखते ही समर्थ ने फोन अपने कान से हटा लिया और युग द्वारा बताया गया मीत का नाम वह सुन ही नहीं पाया। यह तो वही है, खुश होकर। अरे ये तो वही है। समर्थ गीत को एक टक देखने लगा। अरे कौन भाई है? युग ने पूछा। मैं तुझे बाद में बात करता हूँ, समझ लो आज मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। कहते हुए हड़बड़ाहट में समर्थ ने फोन काट दिया। सड़क की दूसरी ओर गीत की ओर चल पड़ा। सड़क के उस पार गीत को देखकर समर्थ ने अपनी वही बाइक रोकी और उसी ऑटो की तरफ चल पड़ा जिसमें गीत बैठी हुई थी। लेकिन जब तक समर्थ उस ऑटो तक पहुंच पाता, उससे पहले ही एक ट्रक बीच में आकर खड़ा हो गया। जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। समर्थ को पहुंचने में कुल 3 मिनट का समय लगा होगा। 3 मिनट बाद जब वह ट्रक जाता है तो समर्थ ने देखा वह ऑटो भी वहां नहीं था। गीत वाला ऑटो जा चुका था। समर्थ ने अपने भाग्य को कोसा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि आज उसने उस लड़की को दोबारा देख लिया। शाम को उसने खुशी खुशी मीत को फ़ोन किया और फ़ोन करते ही गाना गुनगुनाने लगा। कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की। हेलो मिस शर्मा। समर्थ की आवाज में एक चमक थी। क्या हुआ, आज बहुत चहक रहे हो? मीत ने हैरानी से पूछा। मित्र, बात ही इतनी खुशी की है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। थोड़ा और सब्र कर लो, फिर बताऊंगा। समर्थ अपने ख्यालों में गुम था। अब तो बतानी पड़ेगी, या तो पूरी बात बताया करो, वरना आधी अधूरी मत छोड़ा करो। मीत ने जिद की। अगर थोड़ा सब्र कर लोगी तो क्या मोटी हो जाओगी? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आज एक बढ़िया सी आइसक्रीम खिला दूंगा। समर्थ अपनी खुशी में झूम रहा था। अभी आइसक्रीम, किसी और दिन खिलाना मुझे, कुछ जरूरी काम से जाना है। अस्पताल की तरफ से कैंप का आयोजन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम सबको वहीं जाना है। मीत ने जवाब दिया। तुम क्या करोगी बाहर जाकर? चुपचाप मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो, फिर मैं अपनी खुशी किसके साथ शेयर करूंगा? समर्थ ने बच्चों की तरह जिद की। खुशी के दादाजी, शांति से बैठो, कैंप से आऊंगी फिर आइसक्रीम खाऊंगी, मीत ने डांटते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ, परमिशन दी तुमको, मगर मेरा फोन उठाती रहना। पता नहीं कैसा इलाका हो, पहले बताओ कितने लोग जा रहे हैं? समर्थ की आवाज में एक फिक्र थी। मेरी टीम में 5 लोग हैं, ऐसे ही 3 टीमें जा रही हैं, हो सकता है आज वहीं रुकना पड़े। मीत ने बताया तो समर्थ नाराज हो उठा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बाहर कहीं नहीं रुकोगी, तुम्हारा वहाँ क्या काम? ये तो डॉक्टर लोग हैं, वह देखेंगे। समर्थ ने भौं चढ़ाई। अरे मेरी माँ,
एक जागरूकता अभियान है, सभी को जाना है। अब ज़्यादा बहस मत करो, कल मिलते हैं। मीत मुस्कुरा उठी। ओके मेरी भैंस, कल मिलते हैं, समर्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा। वापस आकर बताती हूँ तुम्हें कौन भैंस है और कौन हिरन। मीत ने भी भौं चढ़ाई। समर्थ आज बहुत खुश था और इसी खुशी में वह भूल ही गया कि युग ने भी उसे फ़ोन किया था। शाम को युग का फ़ोन आया तो वह बहुत नाराज़ हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुझे हो क्या गया है। बोला तो थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ और शाम हो गई तूने फ़ोन ही नहीं किया। युग नाराज़ होते हुए बोला। मेरी हीरोइन नाराज़ बाद में होना, पहले मेरी बात सुन। आज मुझे वह लड़की दिखी, वही जिसकी मैं हमेशा बात करता आया हूँ। समर्थ ने सीधे अपनी बात कही। कौन, वो डॉक्टर वर्मा? युग ने कहा। अरे नहीं, वह लड़की जिसे मैंने पहली बार मंदिर में देखा था, दूसरी बार मॉल में देखा था, तीसरी बार मेले में देखा था, चौथी बार मार्केट में देखा था और आज पांचवी बार सड़क के उस पार देखा। समर्थ अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोला। अच्छा, क्या बात है मेरे शेर, तो बता क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है? युग ने एकदम सवाल किए। अब यह तो मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहती है, लेकिन वह रहती इसी शहर में है और आज मुझे वह दिख गई। अब मैं उसका नाम पता सब कुछ मालूम कर लूंगा। समर्थ फिर चहका। ओह, पागलपन का नया रिकॉर्ड। ऐसा है, पहले नाम पता जान ले फिर मुझे फोन करना। युग ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। सब पता कर लूंगा, समर्थ बहुत ही विश्वास के साथ बोला। समर्थ ने गीत को पहली बार मंदिर में भजन गाते हुए और बच्चों के साथ बेहद मासूमियत में देखा था। उसे पहली नज़र में गीत की सादगी बेहद पसंद आ गई थी। उसकी अगली मुलाकात कुछ चंद दिनों बाद ही मॉल में देखा था, जब अपने लिए साड़ी लेने आई थी और वह साड़ी को पहनकर शीशे के सामने खड़ी थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देख समर्थ मंत्रमुग्ध हो गया था। लेकिन उस दिन गीत के साथ उसकी कुछ सहेलियां थीं। समर जैसे ही फ़ोन रिसीव करने बाहर आता है और जब अंदर जाता है तब तक गीत बाहर नहीं होती है। वह उस मॉल में उसे दोबारा नहीं देख पाता है। तीसरी बार वह गीत को मेले में देखता है, जहाँ वह आइसक्रीम खा रही थी। समर्थ उस समय आसमानी झूले पर था। तब तक वह झूला रुकता और समर्थ नीचे उतरता, तब तक गीत मेले में गुम हो गई। लगातार हुई इन 3 मुलाकातों ने समर्थ को बेचैन कर दिया था। वह चाह कर भी उसकी सादगी को भूल नहीं पा रहा था। जब भी वह आंखें बंद करता है तो उसका चेहरा उसके सामने आ जाता था और उसकी वह मधुर आवाज़ उसके कानों में बार बार पड़ रही थी। और उसकी जो सबसे यादगार मुलाकात थी, वह थी मार्केट में। समर्थ अपने कुछ काम से सड़क के किनारे खड़ा था, फोन से कुछ बात कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान सड़क पर नहीं था। इतने में एक बाइक तेजी से आकर उसे टक्कर मारने ही वाली थी कि गीत ने आकर उसका हाथ पकड़ कर सड़क की दूसरी ओर खींच लिया। आर यू ओके? गीत ने हल्की आवाज में इतना ही कहा। समर्थ उसकी आंखों में देखता ही रह गया। कुछ देर में वहां लोग इकट्ठे हो गए। समर्थ इतना गुम हो गया कि वह यह भी भूल गया कि उसके कपड़े पूरी तरह से मिट्टी में गंदे हो चुके हैं। गीत ने उसे अपनी पानी की बोतल दी और उसे साफ करने का इशारा किया। समर्थ मंत्र मुग्ध सा अपने कपड़े साफ करने लगा। इतनी देर में गीत वहां से चली गई। समर्थ ने जब भीड़ में उसे देखने की कोशिश की तो वह वहां से जा चुकी थी। गीत से हुई ये मुलाकात उसके मन में गीत की जगह पक्की कर चुकी थी। समर्थ को उससे थैंक यू कहने और उससे बात करने का मलाल तो रह गया, लेकिन गीत का ख्याल उसके मन में हमेशा के लिए रह गया। समर्थ अक्सर अपना काम करते करते मुस्कुरा उठता था। उसके हाव भाव बदल चुके थे। वह जब भी जयपुर से वापस आता फिर उसी मार्केट में जाता, मंदिर में जाता, इस उम्मीद में कि शायद गीत उसे दोबारा मिल जाए। इधर घर में समर्थ की जब शादी की बात शुरू हुई तो उसने माँ को साफ साफ कह दिया कि वह किसी को पसंद करता है और शादी उससे ही करेगा, लेकिन वह उसके बारे में अभी नहीं बताएगा। समर्थ को लगता था कि वह कुछ ही दिनों में गीत को ढूंढ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी खोज बढ़ती गई, उसका इंतजार बढ़ता गया। गीत उसे नहीं मिली, लेकिन इस खोज और इंतजार के साथ साथ समर्थ के मन में गीत के लिए लगाव भी बढ़ता चला गया था। जब शादी का प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो उसने बता दिया कि वह उस लड़की के बारे में नहीं जानता है, बस उसे ढूंढ रहा है। उसकी ये बात सुन उसके घर वाले और युग सभी हैरान हो गए। समर्थ ने सभी को 2 साल का समय मांगा कि यदि 2 साल में उसने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, अगर नहीं ढूंढ पाया तो उसे वहीं शादी करने पड़ेगी जहाँ उसके घर वाले कहेंगे। घर वालों ने भी
उसे 2 साल का समय दे दिया, क्योंकि उसे अपना बिजनेस संभालने के लिए 2 साल की प्रैक्टिस की भी ज़रूरत थी। संयोग से इन सब बातों को 2 साल बीत चुके थे और 2 साल बाद उसने गीत को ढूंढ लिया था। समर्थ को अपना इंतजार खत्म होता नजर आ रहा था। उधर मीत पर नंदिता की बातों का असर होने लगा था। वह समर्थ की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी थी। उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि समर्थ उसे पसंद करता है। उसे बार बार वही गाना याद आ रहा था जो समर्थ फोन पर गुनगुना रहा था। कितनी हसरत तो तुमसे दिल लगाने की। कहीं नंदिता जो कह रही है वह सच तो नहीं। कहीं इस गाने के बहाने समर्थ मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता है। उस गाने को सुनते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए मीत ने महसूस किया कि उसका दिल आज सामान्य से ज्यादा धड़क रहा है। मीत अपने कैंप के लिए पहुंच चुकी थी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन उसका मन अभी भी समर्थ की बातों में अटका हुआ था, जो अभी समर्थ के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से उसका फोन बज उठा। फोन समर्थ का था। हेलो, मीत ने धीरे से कहा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? इतनी धीरे से क्यों बात कर रही हो? समर्थ ने एकदम पूछा। हाँ, तबीयत एकदम ठीक है। वह क्या है ना, सब लोग चले गए हैं और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मीत ने मुंह लटकाते हुए कहा। क्यों, सब लोग कहाँ चले गए और तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए? समर्थ ने सवाल किया। यहाँ पास में कोई नदी है, सबको वहाँ पार्टी करनी थी, इसलिए सब लोग रात में लौटेंगे। मुझे पार्टी वार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहीं रुक गई कैंप में। मीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर तो तुम बोर हो रही होगी? समर्थ ने सवाल किया। एक्चुअली बोर भी हो रही हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। बड़ी सुनसान सी जगह है और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जहाँ हम लोग रुके हैं यह कोई बहुत पुरानी हवेली टाइप का है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है यहाँ पर। मीत ने चारों ओर देखते हुए कहा। अरे, तो तुम्हें शिकायत करनी चाहिए। ऐसे कैसे एक लड़की को अकेले रोक सकते हैं? वॉचमैन, गार्ड कोई नहीं है क्या वहाँ पर? समर्थ के चेहरे पर चिंता के भाव आ चुके थे। वॉचमैन और गार्ड का कमरा थोड़ा चलने पर है। अगर मैं यहाँ से आवाज भी लगाऊंगी तो भी उन्हें सुनाई नहीं देगा और मुझे तब तक जागना पड़ेगा जब तक सब लोग पार्टी करके आ नहीं जाते। मीत का चेहरा उदास हो गया। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। जब तक वो लोग नहीं आ जाते मैं तुमसे फोन पर बात करता रहूंगा। समर्थ ने आश्वासन दिया। अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो यार। मेरी वजह से क्यों? मीत मना करने लगी। मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी है। अब फ़ोन कटना नहीं चाहिए। अगर तुमने फ़ोन काटा तो मैं अभी के अभी बाइक उठाऊंगा और तुम्हारे कैंप में आ जाऊंगा। अब तुम मुझसे बात करती रहो जब तक वो लोग आ नहीं जाते। समर्थ की बातों में एक अधिकार था जिसे मीत उसे मना नहीं कर पाई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते। बातें करते करते घंटों बीत गए। मीत जो अकेलेपन से डर रही थी, उसे अब समर्थ की उपस्थिति महसूस हो रही थी। रात के 2 बज चुके थे। बाहर चहल पहल हुई तो मीत को महसूस हुआ कि सब लोग वापस आ गए हैं। लगता है सब आ गए। मीत ने खिड़की से बाहर देखा। अच्छा, आ गए। एक काम करो, तुम चुपचाप सो जाओ जाकर। किसी से भी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बियर दारू पीकर आए होंगे ये लोग। तुम अपने कमरे में जाओ और अंदर से लॉक करके सो जाओ। समर्थ ने हिदायत दी। जो हुक्म सरकार, मीत ने हंसते हुए कहा। समर्थ का फोन करते ही मीत समर्थ के ख्यालों में खो गई। समर्थ कितना ख्याल रखते हैं मेरा। ऐसा ही इंसान मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए था, जो मेरी परवाह करे, मेरा ख्याल रखे, मुझ पर अपना अधिकार दिखाए, जो मेरा दोस्त भी हो। समर्थ में वो सब कुछ है जो मैं अपने हमसफर में ढूंढ रही हूँ। क्या मैं समर्थ से खुद बात करूँ या उनके कहने का इंतजार करूँ? नहीं नहीं, अभी कुछ भी करना जल्दीबाजी होगा। मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए। मीत अपने आप से सवाल जवाब कर रही थी। समर्थ गीत के ख्यालों में खोया हुआ था। मीत को वह अपना दोस्त मानता था, लेकिन मीत इस बात से अनजान थी और समर्थ की खुशी की वजह वह समझ नहीं पाई। मीत जब वापस घर आती है तो उसके बात करने का अंदाज ही बदल जाता है। वो पूरा दिन मुस्कुराती रहती है। जहाँ वह छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा जाती थी, वहाँ अब वह बातों को समझ चुप हो जाती है या मुस्कुराने लगती है। मीत को इंतजार था अब समर्थ के मिलने का। 2 दिन बाद समर्थ की अपॉइंटमेंट थी मीत के साथ। अब मीत से ये दिन काटे नहीं कट रहे थे। उसी शाम कनिका का फोन आता है मीत के पास और वह मीत के सामने युग के साथ शादी का प्रस्ताव रखती है। कनिका, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मीत ने एकदम कहा। इतना भी बड़ा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। शादी में तो ऐसे हंसी मजाक चलते रहते हैं। युग बहुत अच्छा लड़का है,
उसका परिवार भी बहुत सीधा है। उसकी खुद की बड़ी शॉप है शहर में। बहुत जल्द वह कैफ़े भी खोलने वाला है। सब कुछ जानने और समझने के बाद ही मैंने यह रिश्ता सोचा है। कनिका एक सांस में कहती गई, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मुझे युग से या उस परिवार से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस अभी शादी नहीं करनी है। मीत ने साफ इनकार कर दिया। यह तो कोई बात नहीं हुई मीत। तुम्हारी जो शर्तें थी कि तुम अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहती हो, लड़का समझदार हो, समझने वाला हो, युग उन सभी बातों में खरा उतर रहा है। फिर तुम क्यों मना कर रही हो? ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। कनिका उसे समझाने की कोशिश करने लगी। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कोई खराब रिश्ता नहीं लाओगी, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ। मीत समर्थ के बारे में सोचने लगी। क्या बात है मीत, क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम्हारा किसी के साथ? शंका भरी आवाज थी कनिका की। देखो, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ चीजें क्लियर हो जाएं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मीत ने गहरी सांस ली। ओह, तो मैडम को कोई और पसंद आ गया है? यह तो अजूबा ही हो गया। इस खड़ूस आंटी को भी कोई पसंद आ सकता है? अब जल्दी बताओ उसके बारे में। कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है? कनिका उत्साहित हो उठी। थम जाओ, थम जाओ। बस एक अच्छा दोस्त है मेरा। अभी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच। लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समझ चाहती हूँ। मीत ने नजरें झुका ली। अच्छा ठीक है, लेकिन उधर से जब क्लियर हो जाए तो मुझे बता देना। युग बहुत अच्छा लड़का है और मैं नहीं चाहती कि वह हमारे हाथ से जाए। अगर तुम्हारी वहाँ बात बन जाए तो मैं युग की शादी गीत के साथ करवा सकती हूँ। कनिका ने एक और सुझाव दिया। गीत की शादी? मैं गीत से बिना पूछे इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। अगर तुम बता रही हो कि परिवार अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, तो मैं एक बार पहले गीत से बात करूंगी, उसके बाद मैं बताती हूँ। मीत ने सोचते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे जल्दी बता देना। युग की मम्मी से मेरी बात हुई थी। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था और बहुत खुश हुई, क्योंकि वह युग के लिए ऐसा ही परिवार ढूंढ रही थी, ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी। कनिका ने बात खोली तो मीत हैरान हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और तुम मेरी शादी करा रही हो? मीत ने डांटा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अंकल आंटी कितनी बार मुझे लड़का पूछ चुके हैं और मैं तो तुम्हारी तरफ से श्योर थी। मुझे लगा तुम भी ऐसा ही रिश्ता चाह रही हो, इसलिए मैं वहाँ बात भी कर ली थी। अब मैं मना करूँगी तो उन्हें खराब लगेगा। अब मेरी नई नई शादी हुई है तो मेरा ससुराल है वह, मुझे भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि मीत की शादी कहीं और तय है, इसलिए गीत को देख लो। कनिका ने एक और सलाह दी। जब तक मैं गीत से बात ना कर लूँ, तब तक तुम आगे कोई भी बात नहीं बढ़ाओगी। मीत ने कनिका को शांत रहने को कहा। इधर मीत के मन में समर्थ के लिए भावनाएं जागृत हो रही थीं और उधर इन सब बातों से अनजान समर्थ गीत में अपनी पूरी जिंदगी देख रहा था। गीत अपनी क्लासेस से वापस आई थी। मीत उसका इंतजार कर रही थी। कनिका से हुई उसकी बातचीत से वह गीत के मन को टटोलना चाहती थी। शादी के बारे में क्या ख्याल है? मीत ने सवाल किया। अच्छा ख्याल है, तो बताओ कब कर रही हो तुम? गीत ने पानी पीते हुए कहा। मैं भी कर लूंगी, मगर तुम बताओ, तुम्हें कोई पसंद है क्या? मीत के अचानक के सवाल से गीत के मुंह से पानी निकल गया। खांसते हुए, ये कैसा सवाल हुआ? मुंह पोंछते हुए गीत ने कहा। सीधा साधा सा सवाल है। कोई पसंद हो या किसी के साथ कोई वादा हो, ऐसा कुछ भी हो तो बेझिझक बता दो। मीत ने थोड़ा धीरे से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? ये तो सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम क्यों शादी नहीं कर रही हो? गीत ने उल्टा सवाल मीत पर ही दाग दिया। मैं भी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मामा मामी तुम्हारी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएं। मैं कोई अच्छा सा लड़का तुम्हारे लिए देखना चाहती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई पसंद हो तो बता दो। मीत ने गीत के कंधे से पकड़ते हुए कहा। पहले तुम अपने लिए लड़का ढूंढ लो, फिर मेरे लिए ढूंढना। और हाँ, मेरी तरफ से भी बेफिक्र रहो। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, ना ही मुझे कोई पसंद है। शादी मैं तभी करूंगी जब तुम कर लोगी। मीत के हाथों को कस के पकड़ते हुए गीत ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है। कनिका एक रिश्ता बता रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम शादी कर लो। जो परिवार और जैसे लोग उसने बताए हैं, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा।
कनिका का ही देवर है तो जान पहचान की भी दिक्कत नहीं है। मैं चाहती थी तुम एक बार देख लो, समझ लो। मीत ने गीत को प्यार से गले लगाते हुए कहा। एक मिनट, एक मिनट, शायद तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। फिर ये देख लो, मिल लो, ये इन सब बातों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गीत ने मुंह बनाया। अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ कि तुम पहले शादी कर लो। तुम मेरे बाद ही करना। अगर एक बार देख लेती तो। मीत ने गीत को मनाते हुए कहा। तुम्हारी बातें मुझे थोड़ी अलग सी लग रही हैं आज। सच बताओ क्या बात है। आज तुम अपनी शादी को लेकर श्योर कैसे हो? बुआ जी ने कहीं शादी फिक्स कर दी क्या तुम्हारी? गीत ने सवालिया नजरों से देखा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कनिका ने बताया तो कुछ लगा तुमसे बात करनी चाहिए। मीत ने बात टालनी चाहिए मगर उसके चेहरे से कुछ और ही जाहिर हो रहा था। क्या बात है, क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। खुद बताओगी यह मैं पता करूं? गीत ने शक निगाहों से देखा। मीत कुछ कह पाती इससे पहले ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ समर्थ। स्क्रीन पर समर्थ का नाम देख मीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन उसे तुरंत ही गीत का ध्यान आया तो उसने फोन लॉक कर दिया। ये क्या था? स्क्रीन चमकते ही तुम्हारा चेहरा कैसे चमक गया? गीत ने भौं उचकाई। वो कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, बाद में बात कर लूंगी। मीत की आवाज में एक हकलाहट थी। सच्ची सच्ची बताओ कौन है ये? कहीं कहीं यही वह वजह तो नहीं जिसकी वजह से तुम शादी नहीं कर रही हो? मीत, मुझे सब जानना है और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सच बताओ, बात क्या है? गीत की आवाज में एक चिंता, एक घबराहट थी। उसकी बात सुन कुछ देर मीत चुप रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गीत को बताए तो बताए क्या। क्या हुआ, बताओगी कुछ? आज तक हम दोनों में कुछ भी नहीं छुपा रहा है। हम दोनों ने एक दूसरे से सारी बातें शेयर की हैं। फिर अब ऐसा क्या है जो तुम छुपा रही हो? गीत ने अधीरता से कहा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, बस समझ में नहीं आ रहा कि बताऊं क्या। मीत ने उलझे मन से जवाब दिया। जो भी जितना है सब बताओ मुझे। गीत सच सुनने को आतुर थी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन मैं खुद तय नहीं कर पा रही हूँ कि हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या कुछ और है। मैं अपनी तरफ से ही नहीं, उसकी तरफ से भी श्योर होना चाहती हूँ। मैं उसे बहुत समय से नहीं जानती हूँ लेकिन जितना जानती हूँ उतना कोई किसी को सालों में जान पाता है। गहरी सांस लेते हुए मीत ने जवाब दिया। देखो मीत, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कभी भी कोई फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेती हो। हम सबको तुम्हारे फैसले पर हमेशा भरोसा रहा है। रही बात कुछ महीनों से ही जानने की, तो मैं इतना जानती हूँ कि जरूर उसमें कोई खास बात होगी तो तुम उसके बारे में सोच रही हो। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीत ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा तो मीत ने उसे गले लगा लिया। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती हूँ, बस मैं अपने मन को पक्का कर लेना चाहती हूँ और उसकी तरफ से भी चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वह सही है। फिर मैं खुद घर पर सबसे बात करूंगी। तब तक तो मामा मामी को या मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मीत ने भरोसे के साथ गीत से कहा। आई प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द उसे मुझसे मिलवाना होगा। मैं भी तो जानूं ऐसा कौन सा है जो खड़ूस के दिल में जगह कर गया। गीत ठहाका लगाया। चलो, अब मैं तो अपनी बात बता दी। अब तुम बताओ तुम्हारी शादी को लेकर क्या सीन है? तुम्हें कोई लड़का पसंद है या जो लड़का कनिका ने बताया है एक बार उससे बात की जाए? मीत ने गीत का मन टटोलना चाहा। देखो, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी में कोई है। मैंने पहले ही कह रखा था मेरी पसंद बहुत खराब है, इसलिए मैंने अपनी शादी की जिम्मेदारी मुकुल भैया, बुआ जी, फूफा जी और तुम्हें दे रखी है। अगर तुम्हें वह लड़का सही लग रहा है तो एक बार बात कर लेना। तुम्हें सही लगेगा तो मुझे सही लगेगा। गीत ने बेहद बेफिक्री से जवाब दिया। ठीक है, मैं कनिका से बात करके उसकी फ़ोटो मंगवाती हूँ और तुम्हारी फ़ोटो वहाँ भेजती हूँ। मीत ने फ़ोन निकालते हुए कहा। अरे अरे अरे, यह कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? पहले तुम्हारी शादी हो गई, उसके बाद मेरी होगी। समझ में आया? गीत ने फोन छीनते हुए कहा। अरे बाबा, बस बात कर रहे हैं, शादी थोड़ी नहीं किए दे रहे हैं। और तुम तो कनिका को जानती हो कितनी बेसब्र है वह, इसलिए मैं बस बात करना चाहती हूँ। मीत ने आश्वासन दिया। शाम को मीत और कनिका की बात हुई। मीत ने गीत की फोटो कनिका को भेज दी। उधर युग अपनी शॉप पर गया था
तभी कर्मचारियों ने उसे गीत का दिया हुआ लिफाफा लाकर दिया। सर, ये कोई लड़की आई थी, उसे दिन में दे गई थी आपके नाम का। लिफाफा देते हुए कर्मचारी ने कहा। लड़की? कौन लड़की? युग हड़बड़ा गया और उसने लिफाफा खोलकर देखा तो उसने 1,000 रुपए रखे हुए थे और थैंक यू का एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था। गीतिका वर्मा नाम बताया था उसने अपना। कहा था आप उन्हें जानते हैं। कर्मचारी के मुंह से गीतिका का नाम सुनकर युग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, तो ये पुलिस स्टेशन वाली मैडम है। 1,000 रुपए भी उधार नहीं रख पाई, दुकान तक चली आई देने के लिए, साथ में थैंक यू भी। हंसते हुए युग ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। इतनी देर में उसकी माँ का कॉल आया। बेटा, तुम्हारी भाभी ने एक लड़की का फोटो भेजा है। बता रही हैं ये उस लड़की की बहन है जो लड़की उन्होंने तुम्हारे लिए बताई थी। उसकी कहीं और बात चल रही है। माँ ने युग के फोन उठाते ही कहा। अच्छा तो ठीक है, तो पूरी दुनिया में वही घर रह गया है क्या? अब उसकी तय है तो उसकी बहन पकड़ ली। भाभी से कहो थोड़ा रिलैक्स रहें। मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं है शादी की। वो लड़की तो मैंने सामने से देखी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। अब फोटो से क्या पता चलेगा कैसी है कैसी नहीं? युग ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे, एक बार फोटो देख ले, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। नैन नक्श कैसा है? ये लड़की उस वाली लड़की से ज़्यादा अच्छी है। तू एक बार देख ले, मैंने तुझे व्हाट्सअप की है। कहते ही माँ ने फ़ोन काट दिया। माँ भी ना, इनको बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। उससे भी ज़्यादा जल्दी है भाभी को। जिनकी ना शादी हो जाती है ना, उनको यह लगता है कि दुनिया में कोई कुंवारा रहना नहीं चाहिए। बड़बड़ाते हुए युग ने व्हाट्सअप खोला और व्हाट्सएप पर गीत की तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान तैर गई। इतने दिन हो गए, अपने मित्र की याद भी नहीं आती क्या? कभी कभी फ़ोन यूं ही कर लिया करो। समर्थ ने मीत को ताना देते हुए कहा। ऐसा नहीं है मोटू, बहुत याद आती है, मगर मैं फ़ोन नहीं मिलकर बात करना चाहती। मीत ने मुस्कुराते हुए कहा। मोटू, तुम्हें मैं मोटू दिखता हूँ? हद है, इतना हैंडसम लड़का तुमको मोटू दिख रहा है? समर्थ ने मुंह बनाया। अच्छा, सॉरी सॉरी हैंडसम मोटू, अब ठीक है। मीत हंसी। ए मोटी, अब तुम गई काम से। मिलो बेटा, आज शाम 5 बजे रेस्टोरेंट में मिलो। मुझे मोटू बोलने की पनिशमेंट मिलेगी। तुमको मुझे पनीर खिलाना होगा। समर्थ का अंदाज मजाकिया भरा था। हाँ हाँ, मैं डरती नहीं हूँ, मिलते हैं। ये जो पनीर ठूस ठूस कर खा रहे हो, चर्बी भी बढ़ेगी और इसे घटाने का एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी मैं। मीत ने भी हंसते हुए जवाब दिया। शाम के वक्त दोनों मिलते हैं। समर्थ उसके लिए कुछ चॉकलेट्स लाया था। ये मेरी मोटी के लिए चॉकलेट, ताकि वह थोड़ी और मोटी हो जाए और लोगों के खाने पर नजर लगाना बंद कर दे। चॉकलेट देते हुए समर्थ ने कहा। थैंक यू मोटे आदमी। अब इसके लिए मैं डिस्काउंट तो नहीं दूंगी कुछ, फीस पूरी ले लूंगी। चॉकलेट लेते हुए मीत ने जवाब दिया। हाँ, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। चलो अब खाना ऑर्डर करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और इस बार बिल तुम दोगी। दोनों हाथों को मलते हुए समर्थ ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। तुम बस खाने पर ध्यान दो। तुम्हें क्या खाना है? मीत ने मेनू कार्ड उठाया। तुम्हारी इस बात पर मुझे वरुण आनंद की कुछ पंक्तियां याद आ गईं, सुनाऊं? समर्थ ने हाथ आगे करते हुए कहा। इरशाद इरशाद, तो आप यह हुनर भी जानते हैं? मीत ने समर्थ के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। बिल्कुल मोहतरमा, पेश है आपके लिए ये पंक्तियां। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरवा उसका चेहरा एक तरफ। समर्थ ने बेहद शायराना अंदाज में मीत के सामने ये पंक्तियां कहीं तो मीत का चेहरा खिल उठा। क्या बात है, क्या बात है, माशा अल्लाह, बेहतरीन। मीत ने तालियां बजाईं। आके आके देखते जाइए, आपको और ऐसे ही बेहतरीन शेर सुनाऊंगा। अपने सर को सजदे में झुकाते हुए समर्थ ने कहा। अब तो आप मुझे हर रोज सुनेंगे, यही आपकी पनिशमेंट होगी। खाने की चम्मच को समर्थ की नाक पर रखते हुए मीत ने कहा। तलवार नीचे रख लीजिए मोहतरमा, किसी को भूखा नहीं मारते। समर्थ ने मजाकिया लहजे में कहा तो दोनों हंसने लगे। गीत को देख लेने की खुशी में समर्थ बेहद खुश था और वह खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन मीत उसकी इस खुशी का अंदाजा कुछ और ही लगा रही थी। उसे खुश देखकर, अपने साथ देखकर उसे लगने लगा कि समर्थ भी उसे बहुत पसंद करता है। आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करनी है, समर्थ ने खाते हुए कहा। तुम बाद में कहना, पहले मुझे कुछ बताना है। एक्चुअली सलाह लेनी है। मीत ने समर्थ की बात को काटा।
ओके, लेडीज फर्स्ट। समर्थ ने कंधे उचकाए। मेरी कजिन है गीत, उसके लिए एक रिश्ता आया है और ये लड़का मुझे एक बार शादी में भी मिल चुका है, मेरी फ्रेंड की शादी में। दिखने में तो ठीक ठाक है, मगर थोड़ा लड़ाकू टाइप का लगा मुझे। मगर मेरी फ्रेंड का कहना है कि वो उसका परिवार बहुत अच्छा है। मीत ने युग का जिक्र किया। देखो, पहली बार देखने से किसी के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी को जानने के लिए उससे मिलना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। जरूरी नहीं तुम्हें पहली मुलाकात में कोई लड़ाकू टाइप का लगा तो वो वैसा ही हो। अगर तुम्हारी फ्रेंड इतनी श्योर है तो तुम एक बार मिल क्यों नहीं लेती? समर्थ ने सलाह दी। भाई मैं सोच रही हूँ एक बार मिल लेती हूँ। मेरे पास फोटो है उसकी, कनिका ने भेजी थी। तुम देखकर बताओ कैसा लग रहा है दिखने में। मीत अपना फोन निकालने लगी। अरे पहले खा तो लो, समर्थ ने रोका। और एक बार देख लो तुम, कहते हुए मीत ने अपना फोन निकाला और युग की फोटो समर्थ को दिखाई। समर्थ उस समय पानी पी रहा था। जैसे ही उसने युग की फोटो देखी, उसके मुंह से पूरा पानी निकल गया। खांसते हुए, यह है वो लड़का? समर्थ ने अपनी खांसी रोकते हुए कहा। हाँ यही है, इस लड़के से एक बार मेरा झगड़ा भी हो चुका है, कनिका की शादी में। इसकी वजह से मैं गिर गई थी। युग माहेश्वरी नाम है इसका, और उसकी अपनी कोई बहुत बड़ी शॉप है। मीत ने युग का परिचय दिया। तो तुम हो वो तोड़फोड़ वाली लड़की? समर्थ के मुंह से एकदम निकला। क्या मतलब तोड़फोड़ वाली लड़की? मीत ने समर्थ को हैरानी से देखा। एक मिनट, किसके लिए किसका रिश्ता गया है? मुझे तो कल वह बता रहा था कि तोड़फोड़ वाली लड़की का रिश्ता आया है। समर्थ अब दुविधा में था। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मीत उसकी बातों को समझने में असमर्थ थी। इस लड़के के लिए क्या तुम्हारा रिश्ता गया था पहले? समर्थ ने एकदम से सवाल किया। हाँ, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? मीत ने समर्थ को हैरानी से देखा। तो फिर तुमने क्यों मना कर दिया? समर्थ ने फिर सवाल किया। मेरी मर्जी, कर दिया मना। तुमको यह सब कैसे पता? मीत ने सवाल किया। क्योंकि देवी जी, ये युग मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हम बचपन से साथ हैं। युग मायाश्री मेरा सबसे सबसे अच्छा दोस्त है। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मीत चौंक गई। क्या, युग तुम्हारा दोस्त है? मीत ने आंखें बड़े करते हुए कहा। जी हाँ मैडम, द गोल्डन हार्ट बॉय। युग माहेश्वरी मेरा दोस्त है। समर्थ ने मीत की नाक को खींचते हुए कहा। ओ माय गॉड, वो लड़ाकू तुम्हारा दोस्त है? मीत ने आंखें छोटी करते हुए कहा। उसे लड़ाकू मत कहना, तुम भी कम लड़ाकू नहीं हो। सब बताया था उसने मुझे, कैसे हल्दी मेहंदी के फंक्शन में तुमने उसे परेशान किया था। समर्थ ने भी बराबर जवाब दिया। तो उसने भी तो मुझे लड्डुओं पर गिरा दिया था, मीत ने एकदम से कहा। हाँ तो उसने तुम्हें सॉरी भी बोला है? चॉकलेट तो मुझसे लेकर गया था। समर्थ के मुंह से एकदम निकल गया। क्या तुमसे? मीत ने हैरानी से कहा। हाँ मुझसे। वह तुम्हारा एक हाथ टूट गया था इसलिए, याद कर। लेकिन अगर वह लड़की तुम हो तो तुम्हारा हाथ तो मुझसे टूटा था। समर्थ सोचने लगा और उसकी निगाह एकदम मीत पर गई, जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर अपने दांतों तले अपनी जीभ दबाए बैठी थी। देखो, जो हो गया सो हो गया। इन सब बातों को छोड़, ये बताओ तुम्हारा दोस्त वो युग है कैसा? मीत ने एकदम से बात को घुमाया। युग खरा सोना, समर्थ ने बेहिचक कहा। अच्छा सच सच बताना, मेरी बहन की लाइफ का सवाल है। मीत ने फिर से सवाल किया। अरे मैं उसे बचपन से जानता हूँ और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता है। इतना तो युग को भी अपने बारे में नहीं पता होगा जितना मुझे पता है। समर्थ ने विश्वास के साथ कहा। तो फिर ठीक है। मीत ने राहत की सांस ली। युग तो अच्छा लड़का है, मगर तुम्हारी बहन कैसी है? मुझे उसके बारे में बताओ। कहीं तुम्हारी तरह लड़ाकू तो नहीं है? झूठ मूठ का नाटक तो नहीं करती है सॉरी बुलवाने के लिए? समर्थ ने मीत के सिर पर टपली मारते हुए कहा। हाउस, वह बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। वह बहुत सरल सुलझी सुंदर लड़की है, मीत ने मुस्कान के साथ कहा। तो फिर ये जोड़ी मस्त रहेगी, क्योंकि रेगिस्तान सरीखी लड़कियों के लिए जरूरी है बारिश जैसा प्रेमी, जो उसके अंतर मन को भिगो दे। और मेरा युग प्रेम का समंदर है। समर्थ ने युग की तारीफ में कसीदे पढ़े। मैं चाहती हूँ गीत को ऐसा ही लड़का मिले, जो उसे दुनिया का एक अलग ही रूप दिखाए, जिसमें प्यार हो और उसका एहसास। मीत खुश होते हुए बोली। युग जिंदा दिल और खरा सोना है मीत। समर्थ ने मीत के हाथ पर हाथ रखकर विश्वास दिलाया। तो मीत के शरीर में तितलियां महसूस होने लगी। अगर ऐसा है
तो फिर मैं मुकुल भाई से बात करती हूँ। मीत ने अपना हाथ हटाते हुए कहा। अच्छा, तुम कब शादी कर रही हो? समर्थ ने एकदम से सवाल पूछा। जब आप कहो, मीत के मुंह से एकदम से निकला। मतलब? मतलब जब आप लड़का ढूंढ के लाओगे तब। मीत ने बात घुमा दी। अच्छा, तुम बताओ तुमको कैसा लड़का चाहिए? समर्थ ने सवाल किया। वैसे तो मुझे अभी तक शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। मीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी तक दिलचस्पी नहीं थी? मतलब अब हो गई है। अगर अब तक नहीं सोचा तो अब सोच लो कैसा लड़का चाहिए। हो सकता है जैसा तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे आसपास ही हो। समर्थ ने यूं ही कह दिया। मगर मीत जो अपनी कल्पनाओं में समर्थ को अपना मान चुकी थी, उसे यह लगा कि समर्थ उसे अपने बारे में इशारा दे रहा है। मुझे आपके जैसा लड़का चाहिए, मीत ने एकदम कहा। तो समर्थ थोड़ा झिझका। मेरे जैसा? हाँ बिल्कुल, मेरे मित्र जैसा, जो मुझे बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे मित्र मुझे समझता है। मीत ने बात को बदला। तुम सही कह रही हो मित्र, शादी में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना और एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है। समर्थ मीत की बातों से सहमत था। हाँ, दोस्ती किसी भी रिश्ते की एक अच्छी नींव हो सकती है। दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है जिसमें लोग एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। मीत समर के चेहरे को एकटक देख रही थी। मैंने तो सोच लिया, मैं जिससे शादी करूंगा सबसे पहले उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाऊंगा और खूब सारी बातें करूंगा, क्योंकि बातें सबसे अच्छा पुल होती हैं किसी रिश्ते में। समर्थ गीत के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठा और मीत को लगा वो उसके लिए यह सब कह रहा है। अच्छा जी, काफी कुछ सोच रखा है मोटू ने। मीत हंसी। हाँ, बहुत कुछ। बस कुछ दिन और फिर सब कुछ वैसा होगा जैसे मैंने सोचा है। समर्थ मुस्कुराने लगा। क्या सोचा मोटू ने? मीत पूछ बैठी। बहुत कुछ सोचा है, उनके आने पर मेरा जीवन ही बदल जाएगा। गीत को याद कर समर्थ मुस्कुराने लगा। क्या क्या बदल जाएगा सरकार का, बताएंगे जरा? मीत ने हल्की आवाज में कहा। जावेद अख्तर साहब की पंक्तियां हैं, आपका आदेश हो तो सुनाओ मोहतरमा। समर्थ ने सर झुकाकर कहा। इरशाद। मीत मुस्कुराई। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये मौसम भी बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। समर्थ के मुंह से यह प्यार की इन पंक्तियों को सुन मीत की आंखें भर आईं, मगर उसने समर्थ से यह सब छिपा लिया। वाह वाह, ताज्जुब होता है कि कोई दूसरे के शेरो शायरी गजलों को इतने बेहतरीन तरीके से सुना सकता है, मानो खुद का लिखा हो। मीत ने बात को बदलने की कोशिश की। लाइन किसी की भी हो मगर जज्बात तो अपने हैं। समर्थ मुस्कुराया। समर्थ के साथ हुई यह मुलाकात मीत को अंदर तक झकझोर गई। समर्थ के जाने के बाद उसके कानों में समर्थ की कई पंक्तियां गूंज रही थीं, जिनमें वह खुद को कल्पना कर रही थी। उसने पूरी तरह से यह मान लिया कि समर्थ उससे प्यार करने लगा है, और यह एहसास उसे बहुत खुशी दे रहा था। वह अपने अंदर एक बदलाव देख रही थी। उसे हर चीज़ अब बेहद प्यारी लगने लगी थी। हर चीज़ में उसे संगीत महसूस हो रहा था, जो मानो उसके हृदय में उपजे प्रेम के बीज का स्वागत कर रही हो। समर्थ, आप सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, बल्कि मेरे लिए खुशियों का नया अध्याय हो। आज तक मैंने खुद को इस एहसास से बचा कर रखा था, क्योंकि मैं सोचती थी कि प्यार इंसान को कमज़ोर और बेवकूफ़ बना देता है। मगर आपसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। प्यार ताकत भी होता है और इंसान को समझदार भी बना देता है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इज़हार का। मुझे उम्मीद है जल्दी ही मैं वो सुन पाऊंगी जो मेरा मन महसूस कर रहा है। किसी के लिए आप खास हो, यह एहसास कितना अलग होता है, शायद सबसे अलग। मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक्स मित्र, मुझे ज़िंदगी में खुशी देने के लिए। मीत समर की तस्वीर देखते हुए अपने आप से बात कर रही थी। उसने ईयरफोन निकाले और गाना सुनने लगी। अदाएं भी हैं, शरारत भी है मेरे महबूब में। तो तुम उससे कब बात कर रही हो? नंदिता ने मीत को कोनी मारते हुए पूछा। मैं उससे क्या बात करूं? मीत ने झेपते हुए कहा। अपनी समर से शादी के बारे में। और किस बारे में? नंदिता ने एकदम से कहा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मीत उठते हुए बोली। देख बहन, अब डेटिंग की उम्र तो मेरी तुम्हारी रही नहीं, तो सीधा शादी के लिए प्रपोज कर और देर मत कर। नंदिता ने तपाक से कहा। अरे मेरे उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है, मीत हकलाते हुए कहने लगी। अच्छा, अब ड्रामा बहुत देख लिया। तुम्हारी मना करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह जो मटर जैसी आंखें हैं,
इन सब में समर्थ के लिए प्यार कूट कूट कर दिखता है, इसलिए मेरे सामने नाटक ना कर। मान ले तू प्यार करती है। नंदिता ने उसे डांटा। नंदू, क्या तुम भी ना। मीत उठने लगी तो नंदिता ने उसे रोका। कब तक 90 के ज़माने में जीती रहेगी? 2024 है। लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती? लड़के से नहीं बात कर सकती? इससे पहले देर हो जाए, उसे अपने दिल की बात बता दो। मुझे नहीं बता सकती तो उसे तो बता दो। हो सकता है वह भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, मगर बोलने में डर रहा है। और ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि लड़के ही पहले कहें। तुम्हें कहना चाहिए। नंदिता ने बहुत ही सीरियस होकर कहा। तो मीत चुप रह गई। उधर गीत का बड़ा भाई मुकुल घर आ चुका था। घर में खुशियों का माहौल था। उसकी माँ ने आज उसकी पसंद का सब कुछ बनाया था। और इधर नीरजा ने भी मुकुल के आने की खुशी में पकवान तैयार किए। शाम को दोनों परिवार गीत के घर इकट्ठा हुए तो चर्चा शुरू हुई। और बातें होते ही सबकी शादियों की चर्चा होने लगी। मुकुल, इस बार तुम बच के नहीं जाओगे। इस बार मैं तुम्हें मंडप में बिठा के रहूंगी। नीरजा ने हलवे की चम्मच को मुकुल के मुंह में रखते हुए कहा। हाँ दीदी, अब आप इन बच्चों को सुधारो। इन तीनों ने तो नाक में दम कर रखा है। शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा। मुकुल की माँ यानी कविता ने कहा। तुम परेशान मत हो कविता, मैं पंडित जी से बात की है। भाई सबकी कुंडलियां बनाएंगे और उनके हिसाब से जिस महीने तक जिसका विवाह शुभ होगा, उस महीने तक इन तीनों को शादी करनी होगी। बहुत हो गई इन सब की मनमानी। अब किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी। नीरजा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा। मैं शादी के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। पहले मैं इन दोनों बंदरियों को निकालूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। इनके लिए बंदर मिल जाए एक बार। गीत और मीत के सर पर टपली मारते हुए मुकुल ने कहा। पहले मीतू की कर दो, उसके बाद मैं कर लूंगी। गीत ने संजीदगी से कहा। बस तुम सब एक दूसरे के सिर पर मटका फोड़ते रहो। इनकी सहेली वह लड़का बता रही थी, युग माहेश्वरी। मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है एक बार उससे मिल लिया जाए। नीरजा ने अपनी बात रखी। लड़का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अच्छे लड़के जल्दी रुकते नहीं हैं। कोई ना कोई अपनी बात बना लेगा। इससे पहले कोई और अपनी बात बनाए, हमें गीत के लिए बात करनी होगी। कविता जी ने भी सहमति दिखाई। बुआ मम्मी, एक बार मीतू की हो जाने दो। मैं कर लूंगी, इसी लड़के से कर लूंगी। गीत का स्वर असहज था। तुम्हारी मीतू को समझाते समझाते मैं थक गई हूँ। इस लड़की पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोच लिया है, मुझे जैसे ही लड़का मिल गया मैं शादी तय कर दूंगी। नीरजा का सर गुस्से से भरा था। मम्मी, अब बेकार की बात लेकर क्यों बैठ जाती हो? भैया इतने दिनों बाद आए हैं। मीत ने नीरजा को टोका तो नीरजा बिफर पड़ी। मुकुल इस घर का हिस्सा है, कोई मेहमान नहीं है। उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसकी बहनों के कितने नखरे हैं। नीरजा ने ताना दिया तो मीत गुस्से से वहां से उठकर चली गई। मीत चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई, लेकिन इस बार माँ से नहीं, अपने आप से नाराज थी। आखिर कब तक वह शादी की बात को ऐसे नज़रअंदाज करती रहेगी? उसकी वजह से मुकुल और गीत की भी शादी नहीं हो पा रही है। मीत अभी अपने ख्यालों में ही थी कि मुकुल ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बुआ जी की बात का बुरा नहीं मानते हैं, तुम्हें ऐसे हटकर नहीं आना चाहिए था। मुकुल ने मीत के गाल नोचते हुए कहा। मैं माँ से नाराज नहीं हूँ। वह जो कह रही हैं सही कह रही हैं। लेकिन भैया मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीत का चेहरा उदास हो गया। तुम वह करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारा मन कहता है कि ठीक है। शादी कोई छोटा फैसला नहीं होता है गुड़िया। इसलिए जब मन तैयार हो तभी करनी चाहिए। लेकिन फैसला लेने में इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए, हाथों से सब कुछ छूट जाए। मुकुल ने मीत को प्यार से समझाया। मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। आई नो मेरी वजह से आप और गीत की भी शादी डिले हो रही है। मीत का चेहरा बुझ गया। तू मेरी चिंता मत करो। और रही बात गीत की, वो जो लड़का तुम्हारी सहेली ने बताया है, वह तो घर पर सबको पसंद है। गीत को भी पसंद है। मैं एक बार उससे मिलूंगा। अगर देखता हूँ सब कुछ सही है तो बात आगे बढ़ाता हूँ। और तब तक शायद तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। मुकुल ने मीत को आश्वस्त किया। अब गीत से बात कर लीजिए, उसे कोई आपत्ति तो नहीं है। मीत ने कहा तो मुकुल हंस पड़ा। लाडो, मेरी उससे बात हो चुकी है। उसने कहा उसे कोई आपत्ति नहीं है। लड़के से वह मिल चुकी है। लड़का बहुत अच्छा है। बस वह भी यही चाहती है कि तुम्हारे लिए भी कोई मिल जाए। और मैं मेरी दोनों बहनों की बात का ख्याल रखूंगा। कहते ही मुकुल ने मीत को गले से लगा लिया। मीत मन ही मन सोचने लगी, शायद नंदिता सही कह रही थी। मुझे समर से बात करनी होगी। अगर वह
पहल करने से डर रहा है तो मुझे पहल करनी होगी। भैया और गीत, मैं दोनों की खुशियों में रोड़ा बन रही हूँ। अपनी वजह से मैं गीत के लिए आया ये अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी। मीत अपने आप को तैयार कर चुकी थी। उधर समर्थ इन सब बातों से अनजान था। उसे नहीं पता था कि मीत उससे अपना मीत मान चुकी थी। समर्थ आज ऑफिस में था, जहाँ वह राघवेंद्र के साथ मस्ती कर रहा था। दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। सर बताओ ना, कैसे हुई थी आपकी शादी? पहले किसने कहा था, आपने या आंटी जी ने? समर्थ ने मस्ती में पूछा। कहा तो मैंने ही था, मगर तुम्हारी आंटी ने हाँ करने में बड़ा लंबा समय ले लिया। 2 साल इंतजार किया मैंने उनकी यहाँ का। राघवेंद्र ने हंसते हुए कहा। कभी कभी इंतजार करना अच्छा होता है, और जो हमें पसंद है उसके लिए इंतजार करना अपने आप में ही बहुत रोमांचक है। कहते हुए समर्थ की आंखों में गीत का चेहरा आ गया और वो मुस्कुरा उठा। लगता है भुवन सर का इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि बहू जल्दी मिलने वाली है। राघवेंद्र के अनुभव ने समर्थ के चेहरे को पढ़ लिया था। ऐसी बात नहीं है सर, मैं तो बस आपकी बात सुनकर खुश हो रहा हूँ। समर्थ हल्का सा शर्माया। लगता है मेरी बातों में आपकी कहानी ढूंढ ली है तुमने। राघवेंद्र ने फिर चुहल की। क्या सर, आप भी ना? समर्थ हंसा। शादी कर लो बेटा, भुवन सर तुम्हारी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। राघवेंद्र ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखा। इस साल कर लूंगा, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी को। गहरी सांस लेकर समर्थ ने कहा। राघवेंद्र आगे कुछ कह पाए इतने में मीत का फोन आ गया। फोन उठाते उन्होंने कहा, हाँ मिठू। राघवेंद्र प्यार से मीत को मिठू बुलाते थे। आप फिर लंच घर भूल आए। नीचे आ जाइए, मैं और गीत आपके ऑफिस के नीचे हैं। ले जाइए, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। मीत ने एक सांस में कहा। अरे हाँ मिठू, जल्दीबाजी में भूल गया था। तुम ऊपर आ जाओ, दे जाओ आकर। राघवेंद्र ने कहा तो समर्थ उन्हें फोन पर बात करता देख वहां से चल दिया। मीत और गीत दोनों ही लंच बॉक्स लेकर ऑफिस की तरफ आई। उन दोनों का इस तरफ आना हुआ और समर्थ का दूसरी ओर जाना। संजोग से दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। लंच बॉक्स देने के बाद दोनों वापस जा ही रही थी कि मीत को याद आया कि वह अपना फोन ऊपर ही भूल आई है। फोन तो मैं अपना पापा की टेबल पर ही भूल आई। तुम नीचे चलो, मैं भी आती हूँ। रिक्शा रोक लेना, तब तक मैं आ जाऊंगी। मीत ने बैग टटोलते हुए कहा। जल्दी आना, गीत ने जाते हुए कहा। बस 2 मिनट। मीत दौड़ती हुई ऊपर की ओर गई। गीत धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगी। लिफ्ट बिजी थी तो उसने सीढ़ियों का प्रयोग किया। जितनी देर में वह सीढ़ियों से नीचे जाएगी, इतनी देर में मीत भी फोन वापस लेकर आ जाएगी। उधर समर्थ लिफ्ट में था कि उसका ध्यान सीढ़ियों की ओर गया। गीत को देख उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। यह तो यह तो वही है, आश्चर्य से समर्थ ने कहा। गीत अपनी धुन में बढ़ती जा रही थी। उसे जाता देख समर्थ बेचैन हो उठा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी। ओ माय गॉड, वो तो निकली जा रही है। समर्थ जल्दी कर। समर्थ बेसब्री से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। समर्थ जब तक लिफ्ट से बाहर आया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा, तब तक गीत वहां नहीं थी। समर्थ इधर उधर गीत को ढूंढने लगा और इसी बीच मीत भी उधर से निकलकर चली गई। उनका आमना सामना नहीं हो पाया। लगता है निकल गई। अरे यार, इतना अच्छा मौका था मिलने का, लेकिन वो यहाँ क्या करने आई थी? ऑफिस जाकर पता करता हूँ। बेचैन सा समर्थ ऑफिस की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी और जल्दीबाजी में जा ही रहा था कि ऑफिस के प्यून से टकरा गया। आराम से साहब, प्यून ने संभलते हुए कहा। सॉरी सॉरी, वो मैं जल्दी में था। समर्थ ने माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ? बहुत हड़बड़ाहट में लग रहे हैं। कोई बात हो गई क्या? समर्थ को ऐसे देख प्यून ने सवाल पूछ लिया। अभी एक लड़की थी यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे गई है। कौन थी? किससे मिलने आई थी? समर्थ ने एकदम से सवाल किया। लड़की? प्यून ने थोड़ा सोचा। हाँ, पीला सूट पहन रखा था, लंबे बाल थे। समर्थ हुलिया बताने लगा तो प्यून को याद आया। अच्छा, वो आप उनकी बात कर रहे हैं? वो तो अपने राघवेंद्र सर के पास आई थी। राघवेंद्र सर के पास? समर्थ ने हैरानी से पूछा। हाँ सर, अपना लंच बॉक्स भूल आए थे तो उनकी बिटिया रानी आई थी। आप नहीं जानते उन्हें? वह तो अक्सर आती रहती हैं यहाँ पर। यहाँ प्यून मीत की ही बात कर रहा था, क्योंकि संयोग से गीत ने पीला सूट पहना था और मीत का दुपट्टा पीला था। प्यून को लगा कि समर्थ मीत के बारे में ही पूछ रहा है। वो राघवेंद्र अंकल की बेटी थी? समर्थ ने हैरानी से कहा। हाँ मिठू, मीतू बिटिया अभी वही गई हैं। क्यों, कोई काम था क्या उनसे? प्यून की बात सुन समर्थ ने उन्हें खुश होकर गले लगा लिया। बहुत बड़ा काम है उनसे।
थैंक्स दादा। समर्थ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। यहाँ समर्थ के साथ नियति ने छोटा सा खेल कर दिया। समर्थ इस बात से अनजान था कि मिट्टू ही उसकी डॉक्टर मितिका शर्मा है, और इस गलत फहमी की वजह थी कि लोग मीत को अलग अलग नाम से बुलाते थे। कोई मीत कहता, कोई मीतू, और उसके पापा उसे मिट्टू। समर्थ आज बहुत खुश था कि जिस लड़की को वह ढूंढ रहा था, पर वह लड़की कोई और नहीं, उसके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी की बेटी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने इंतजार का फल भगवान मुझे इतना मीठा देगा। जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वह मेरे बहुत पास है। मैं अब और देर नहीं करूँगा। तुमने मुझे बहुत तरसाया है मिट्टू। मुझे अपने एक एक इंतजार का हिसाब लेना है तुमसे। मुस्कुराता हुआ समर्थ खुद से ही बात करने लगा। उसे अपने सारे सपने सच होते नजर आ रहे थे। समर्थ अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रहा था कि जिस लड़की को वह ढूंढ रहा था, वह उसके बहुत पास है, और राघवेंद्र अंकल की बेटी है। आज मैं बहुत खुश हूँ मित्र, समर्थ ने मीत को फोन मिलाते ही कहा। क्या बात है, आज तो आप सुबह सुबह चहक रहे। मीत ने उसकी खुशी का कारण पूछा। बताएंगे, मगर अभी नहीं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यह बात बताऊं तो तुम मेरी आंखों के सामने हो। तो बताओ कब मिल रही हो, समर्थ चहका। अच्छा ये बात है, फिर तो मिलना पड़ेगा। आज और कल मुझे काम है, परसों मिले, मीत ने कहा। परसों? पता नहीं मैं ये बात पचा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा मिलकर ही। मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखना है। समर्थ उसे बताना चाह रहा था कि उसे उसकी राजकुमारी मिल गई। ठीक है, परसों मिलते हैं, मीत ने खुश होकर जवाब दिया और फोन रख दिया। मीत जो अब तक इस गलत फहमी में थी कि समर्थ उसे पसंद करता है, उसे लगा समर्थ उससे मिलकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। समर्थ बहुत ही उत्साहित था। उसने युग को फोन किया। जल्दी आ बेटा, तुझे मिलवाऊंगा किसी को। समर्थ की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। किससे मिलवाएगा? युग ने सवाल किया। वो तो सरप्राइज है। समर्थ हंसा। अच्छा बेटा, तो एक सरप्राइज मेरे पास भी है। मैं भी तुझे मिलकर ही बताऊंगा। अच्छा सरप्राइज? समर्थ हंसा, क्योंकि वह जानता था युग उसे अपनी शादी के बारे में बताएगा, जो कि उसे पहले से पता थी। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह लड़की कोई और नहीं, गीत थी। समर्थ, युग, गीत और मीत चारों की जिंदगियां आपस में उलझ गई थी। मुकुल युग से मिलना चाहता था, इसलिए वह आज युग के घर पर जाने वाला था। इधर समर्थ अपने मामा जी यानी भुवन राय सिंह को उस लड़की के बारे में बताता है जिसे वह पसंद करता है। भुवन सिंह ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वह लड़की राघवेंद्र की बेटी है। भुवन राय सिंह मीत से एक दो बार मिले थे, लेकिन उनकी कभी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन उन्होंने मीत के बारे में सुन रखा था, और वह उसकी अच्छाई से परिचित थे। इसलिए उन्हें इस रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह खुश थे कि जिस लड़की को समर्थ ने चुना है, वह कोई अनजान लड़की नहीं है। मैं हमेशा इस बात को लेकर डरा रहता था कि पता नहीं कौन लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी जो तुम्हें समझ पाएगी, लेकिन तुम्हारे चुनाव से मैं बहुत ही खुश हूँ। राघवेंद्र पिछले कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं। उनके गुण उनकी बेटी में भी होंगे। उनकी बिट्टू की चर्चा हमेशा सुनता आया हूँ। नो डाउट बहुत अच्छी लड़की है। भुवन राय सिंह ने समर्थ को गले लगा लिया। मम्मी पापा से मेरी बात हो गई है, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप राघवेंद्र सर से पता कर लीजिए, कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। समर्थ ने सर खुजाते हुए कहा। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बाप को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए? एक अच्छा लड़का, अच्छा परिवार है, उसके संस्कार अच्छे हों। तुम्हारे में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं एक बार राघवेंद्र से बात करूंगा। और फिर? बात ही नहीं करूंगा, बात पक्की करूंगा। भुवन राय सिंह के इतना कहते ही समर्थ शर्मा गया। इधर समर्थ की बात आगे बढ़ी, उधर मुकुल युग के घर पहुंचा। युग और उसके परिवार से मिलने के बाद मुकुल पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि युग से अच्छा लड़का गीत के लिए हो ही नहीं सकता है। युग का परिवार बेहद सरल था, और युग भी बेहद सुलझा हुआ और हंसमुख इंसान था। मुकुल का इरादा सिर्फ युग से मिलने का था, लेकिन उसके परिवार से मिलकर उसने अपना मन पक्का कर लिया कि वह गीत की शादी यहीं करेगा। शाम को पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। मुकुल ने युग और उसके परिवार की सारी बातें बताई। मुझे लगा युग कोई बहुत ही एरोगेंट टाइप का लड़का होगा, मगर बुआ, वो बहुत अच्छा लड़का है। उससे मिलकर तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ। मुकुल के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तो फिर देर मत करो। मैं तो कहती हूँ कि अगले हफ्ते मुकुल और गीत की मीटिंग फिक्स कर दो। एक बार दोनों एक दूसरे से मिल लें, हम बात आगे बढ़ाएंगे। नीरजा खुश होते हुए बोली।
हाँ, मगर एक बार गीत से भी बात करना, उसे लड़का पसंद है या नहीं। नीरजा ने साफ कहा। गीत के बिना मर्जी के तो मैं वैसे भी उसकी शादी नहीं करूंगा, लेकिन वह कैसा है ये तो उसे मिलने के बाद ही तो पता लगेगा। मुकुल ने अपनी बात कही। मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है भैया, लेकिन मैं चाहती हूँ मीत की शादी पहले हो। अभी आप लोग मुझे युग से मिला देंगे, सब कुछ अच्छा हुआ तो आप लोग शादी की जल्दीबाजी करेंगे और फिर मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। गीत ने उदास होते हुए कहा। शादी थोड़ी ना अभी कर देंगे, एक बार मिल लो। गीत की माँ ने कहा। नहीं, जब तक मीत के लिए लड़का नहीं मिल जाता मैं किसी भी लड़के से मुलाकात नहीं करूंगी। गीत ने कहा तो सबके चेहरे पर परेशानी के बादल आ गए। अरे, मीत की शादी जब होगी तब होती रहेगी, उसके चक्कर में तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करोगी। वह तो है ही जिद्दी, उसकी जिद में अपनी जिंदगी मत खराब करो। नीरजा ने तेज आवाज में कहा। नहीं बुआ, पहले मीत की शादी उसके बाद मेरी। नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। गीत जैसे ही ये शब्द कहे पीछे से एक आवाज आई। उसकी नौबत नहीं आएगी। सबने मुड़कर देखा तो वहां राघवेंद्र खड़े थे। फूफा जी, आप जल्दी आ गए, मुकुल ने खड़े होते हुए कहा। खबर ही ऐसी थी कि मैं रुक नहीं पाया। कैसी खबर? सभी ने हैरानी से राघवेंद्र की ओर